अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 158 फैमिली की इज्जत। लैला जब सुबह सोकर उठी तो कुछ देर हो चुकी थी। बरबस ही उसका ध्यान घड़ी पर गया तो वहां 8 बजने चले थे। उठते ही उसे सबसे पहला ख्याल सुजॉय का आया। इतनी देर हो गई उठने में, कहीं सुजॉय साहब आकर चले तो नहीं गए। अभी लैला सोच ही रही थी कि अचानक से उसे वो फोन कॉल याद आ गई और उसके साथ ही जेनी से हुई सारी बातें भी। और वो बात लैला सोने से पहले तक न जाने कितनी ही बार मन ही मन में दोहरा भी चुकी थी। क्या वाकई सुजॉय साहब उस वक्त जेनी के कमरे में थे? और वो भी उसने कहा कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो जेनी के कमरे में कैसे सो सकते हैं? सोचते हुए लैला के होठों पर एक तंज भरी स्माइल बिखर गई। अगर वाकई ऐसा है तो शायद ये सब अच्छा ही हुआ। सुजॉय साहब को लेकर भरम पालने से पहले ही ये बात सामने आ गई। क्या पता मैं उनसे कुछ और ज्यादा जुड़ जाती और उसके बाद इन सब चीजों के बारे में पता चलता तो शायद मुझे एक और धक्का सा लग जाता। मेरा मन एक बार फिर से किसी का ऐसे अचानक से बदल जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लैला ने जैसे खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर सुजॉय साहब के मन में जेनी को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स होती तो फिर वो मुझे हर बार ऐसा क्यों एहसास कराते रहते हैं जैसे कि उनके मन में मुझे लेकर भी कोई फीलिंग्स हैं। उन्हें मेरी परवाह है, मैं उनके लिए खास हूं। आखिर क्यों? अभी वो सोच ही रही थी कि तभी कमरे में मारिया आई। उसने भाप उड़ाती कॉफी का मग लैला के बेड के सिरहाने रखा और बोली, मैं बहुत देर से आपके जगने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब देखा कि सुजॉय सर भी नहीं आए तो फिर मुझे लगा आपको भी आराम करने देना चाहिए। कहते हुए मारिया ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली। लैला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मारिया की बात सुनी ही ना हो। तो मारिया ने उसके सामने बैठते हुए कहा, आप ठीक है ना? क्या हुआ? कल बात हुई थी सुजॉय सर से? लैला ने धीरे से इनकार में सिर हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लोग कहते हैं औरत का मन बहुत गहरा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मर्द का मन ना उससे भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। औरतें कहीं ना कहीं अपने एहसास को अपनी बातों से या फिर अपने बिहेवियर से जाहिर तो कर देती है, लेकिन एक मर्द खुद को कितनी परतों में छुपा कर रखता है मारिया। क्योंकि जैसे ही हमें लगता है कि हम उसके बारे में जानते हैं, वैसे ही वो एकदम से बदल जाता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मारिया कुछ कंफ्यूज सी हो गई। उसने कहा, आपकी बातें सही है मैम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप ऐसी बातें कर रही हैं। लैला ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बस खामोश होकर नजरें झुकाए हुए अपने नेल्स पर लगी नेल पॉलिश को कुरेदने लगी। मारिया को समझ में आ गया था कि अभी वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएगी, इसीलिए उसने लैला के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसी बातें सुबह सुबह क्यों कर रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि दो लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा हो जाना बहुत आसान सी बात है, इसीलिए उन्हें लेकर एकदम से किसी नतीजे पर पहुंच जाना सही नहीं होता। जिस तरह से रिश्तों को समझ में आने के लिए वक्त देने की जरूरत होती है ना, उसी तरह से गलत फहमियों को भी दूर होने या करने का मौका दिया जाना चाहिए। मारिया की बात सुनकर लैला का मन कुछ हल्का सा हो गया था और उसने एकदम से मारिया को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मारिया, थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी को इतना आसान बनाने के लिए। मैं जब भी किसी परेशानी में होती हूँ ना, आप कितनी आसानी से मुझे उस स्टेज से बाहर निकाल लेती हो। इन बातों के लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। मारिया ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैंने हमेशा आपको अपनी छोटी बहन की तरह देखा है, और कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को किसी मुसीबत में देख सकती है भला? मारिया के गले लगकर लैला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट छा गई थी। लैला अभी ब्रेकफास्ट करके उठी ही थी कि तभी फोन की रिंग बज उठी। मारिया ने उसे कॉर्डलेस लाकर देते हुए कहा, कबीर सर का फोन है। लैला ने रिसीवर कान से लगाते हुए हेलो कहा तो उधर से कबीर की आवाज आई,
मिस लैला, कैसी हो? लैला ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए इतनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? कबीर ने उसका सवाल सुनकर कहा, तुम्हारे लिए एक ऑफर है लैला, क्या तुम फिल्मों से हटकर भी कुछ करना चाहती हो? लैला ने कुछ कंफ्यूज्ड होते हुए जवाब दिया, मैं कुछ समझी नहीं, फिल्मों से हटकर किस काम के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप? तब कबीर ने डिटेल में बताना शुरू किया, चंद्रा साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए मेरे साथ साथ तुम्हें भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। इलेक्शन कैंपेन? लेकिन उसमें मैं क्या करूंगी? लैला के इस सवाल पर कबीर ने उसे बाकी की सारी बातें समझाते हुए कहा, एक्चुअली होता ये है कि आम जनता हम एक्टर्स से खुद को काफी कनेक्टेड महसूस करती है। जिस तरह हम किसी प्रोडक्ट के लिए एड शूट करते हैं, उसी तरह हमें किसी लीडर के लिए भी प्रचार करना होता है, ताकि जनता जो हमें उनका रोल मॉडल समझती है वो हमारे कहने पर इन्फ्लुएंस्ड होकर उसे वोट दे जिसके लिए हम प्रचार करते हैं, और इसके लिए चंद्रा साहब की पार्टी हमें पे भी करेगी। कबीर की पूरी बात सुनकर लैला कुछ देर के लिए खामोश हो गई। कबीर ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब लैला ने धीरे से कहा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कबीर सर कि चंद्रा साहब कैसे आदमी हैं। मैंने भुगता है, मुझे सब याद है। आप भले ही भूल गए हो, लेकिन मैं अगर उस रात हिम्मत नहीं दिखाती ना, तो शायद आज मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पाती। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आदमी के लिए इलेक्शन कैंपेन करूं? वो इंसान मिनिस्टर बनकर भी अपना रवैया नहीं छोड़ेगा। पहले दौलत के नशे में लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और अब पावर के नशे में बनाएगा। ऐसे में क्या ये सही है कि मैं किसी ऐसे आदमी के लिए प्रचार करूं और दूसरी लड़कियों को उसका शिकार बनने का मौका दूं? लैला की बातें कुछ ऐसी थी कि कबीर कुछ कह ही नहीं सका। कुछ पलों की खामोशी के बाद कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, दुनिया ऐसे ही चलती है लैला, ये काम तुम नहीं करोगी तो शायद इंडस्ट्री की कोई दूसरी हीरोइन करने के लिए तैयार हो जाए। कहने का मतलब है कि किसी का काम नहीं रुकने वाला। अगर तुम इस तरह से सोचो कि चंद्रा तुम्हें पे कर रहा है और तुम उसके लिए काम कर रही हो, तो बस इतना ही सिंपल है। और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि हम अपना बदला किसी से दुश्मनी करके ही निकालें। कई बार एक स्मार्ट मूव लेकर भी सामने वाले को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कहकर कबीर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इन सब में एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम इस डायरेक्शन में भी सोच कर देखो। लैला ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। कबीर की बातों ने उसको सिर्फ चंद्रा के मामले में ही मोटिवेट नहीं किया था, बल्कि उसकी बातों से लैला को अब ये भी समझ में आ चुका था कि उसे हंसराज से कैसे डील करना है। ये ख्याल आते ही लैला ने कुछ खुश होते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन इस बारे में मैं खुद एक बार चंद्रा साहब से बात करूंगी। कबीर के लिए बात चौंकाने वाली थी। लैला का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके होठों पर एक स्माइल बिखर गई और उसने कहा, ओके, मैं चंद्रा को तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा, फिर तुम देख लेना। वैसे अगर तुम्हें इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने वाली डील मंजूर हो जाती है तो हमें कल ही वहां के लिए निकलना होगा। लैला ने ओके कहकर कॉल कट कर दी। कबीर का फोन रखने के बाद लैला का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। चंद्रा का जिक्र आते ही उसके मन में एक बार फिर से शिमला वाला वो सारा सीन दोहराने लगा था जो लैला ने उसकी वजह से झेला था। लेकिन उसके कानों में कबीर की बात गूंजने लगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। लैला आईने के सामने अपने बालों को संवारते हुए खुद से बोली, लेकिन अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप उठाना तो बनता ही है। अब फिर चाहे इसका नतीजा अपने हिसाब से निकले या ना निकले। कहते हुए लैला ने अपने आप पर एक भरपूर नजर डाली और फिर तैयार होकर हंसराज के ऑफिस के लिए निकल गई। पाहुजा साहब सुजॉय के सामने एकदम सीरियस अंदाज में बैठे हुए थे और सुजॉय उनके सामने किसी मुजरिम की तरह।
कुछ देर की खामोशी के बाद पाहूजा साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले बेटा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लेकिन मुझे पता है कि मेरा खून कैसा है। लतिका और जेनी चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, मैं जानता हूं कि तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी का कभी हिस्सा ही नहीं रही। इसीलिए कोई तुम्हारा यकीन करे या ना करे, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। पाहूजा साहब का ये कहना था कि सुजॉय ने उन्हें एकदम से हक करते हुए कहा, थैंक यू सो मच डैड, मुझ पर इतना भरोसा, इतना यकीन करने के लिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मजबूती देता है डैड। मुझे अभी नहीं पता कि मैं इन सब चीजों से कैसे निकलूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात खुद में कमजोर कर रही है कि मैं वाकई उस वक्त नशे में था। मैं खुद को जानता हूं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी याद नहीं कर पा रहा कि जेनी के साथ कमरे में जाने के बाद क्या हुआ था। सुजॉय के लहजे में गुस्सा और झुंझुलाहट दोनों थे। अभी दोनों बाप बेटे बात ही कर रहे थे कि तभी लतिका जी कमरे में आते हुए बोली, विक्टिम कार्ड प्ले मत करो सुजॉय। तुम सही हो या गलत, ये बातें साबित करने में तुम्हें जितना वक्त लग जाएगा उतने में ये बात फैलकर न जाने कहां कहां तक पहुंच जाएगी। और तुम्हें अच्छे से पता है कि अभी सुजॉय मोशंस के लिए पाहूजा फैमिली की इज्जत और डिग्निटी कितना मायने रखती है। ये सुनकर पाहूजा साहब ने लतिका जी को कुछ सख्त लहजे में कहा, कभी कभी तुम भी कितना अजीब बिहेव करती हो लतिका। सुजॉय तुम्हारा बेटा है, कुछ और नहीं कर सकती तो कम से कम उस पर इतना यकीन तो रखो कि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो उस टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। पाहूजा साहब की बात सुनकर लतिका जी कुछ नरम पड़ती हुई सुजॉय के पास आकर बैठी और फिर उसे प्यार से देखते हुए कहा, मैं तेरी माँ हूं बेटा, मैं तेरे बारे में बुरा क्यों सोचूंगी, लेकिन वो बिन बाप की बच्ची है, उसकी इज्जत का भी तो सोच। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब तेरी फितरत में है, लेकिन बेटा नशे में ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं। तू पर्सनली पूछेगा तो मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे बस इस बात का डर है कि अगर ये बात घर की चार दीवारी से बाहर निकल गई ना तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा कर सकती है। तुझे पता है ना कि अभी कितनी मुश्किल से हमने अपनी साख बचाई है। ऐसे में अगर ये खबर फैल गई कि सुजॉय पाहूजा ने अपने ही घर में अपनी ही दोस्त का रेप किया है, तो पता है ना हमारी फैमिली को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। माँ की इतनी सख्त बात पर सुजॉय ने तड़प कर उनका चेहरा देखा, जबकि पाहूजा साहब की रगें तन सी गई थी। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, लतिका अपनी जुबान को लगाम दो। ऐसी बातें जब घर से निकलेंगी तो बाहर वाले क्यों नहीं निकालेंगे। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मेरा दिल इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा कि सुजॉय ने जानबूझकर ऐसी कोई गलती की होगी। पाहूजा साहब का बदन गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वो लतिका जी ही क्या जो किसी के रौब में आ जाएं। उन्होंने भी उतने ही सख्त लहजे में जवाब दिया, आप मर्दों की सोच ही घटिया है। आपको अपने बेटे पर यकीन है और उस बेचारी अनाथ लड़की पर नहीं। कोई भी भले घर की लड़की खुद को लेकर क्या किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है। मुझे तो आप लोगों की सोच पर अफसोस होता है। जब बात अपनी जात पर आती है ना तो सारे मर्द अपना दामन बचाकर अपनी सारी करनी औरतों पर थोप देते हैं और खुद को हर इल्जाम से बरी कर लेते हैं। फिर उन्होंने सुजॉय की तरफ मुड़ते हुए कहा, मेरा काम तुम्हें एहसास दिलाना था कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उसे तुम्हें एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। एक लड़की के पास उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, और उस समय तुम नशे में भी थे। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा दावा सही है और उसका दावा गलत, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो? नहीं सुजॉय, मैं इतना बड़ा गिल्ट लेकर जिंदा नहीं रह सकूंगी। एक मासूम सी लड़की मेरे बेटे के नशे का शिकार हो गई। इतना कहकर लतिका जी वहां से चली गई। सुजॉय यूं ही नजरें झुकाए हुए अपने कमरे में बैठा रह गया। क्या सुजॉय का गिल्ट उसे मजबूर कर देगा ऐसा कदम उठाने पर जो उसकी और लैला की जिंदगी में ला देगा एक नया भूचाल? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।